देखिए, हम लोगों ने, है ना, 38 वाली सीट को काफी अच्छे से डिस्कस कर रहे थे, टाइम देकर कर करके। और इसमें कई सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। नेटवर्क इशू थी जिसके कारण से हम लोगों ने इसे पॉज किया था। उसके बाद से हम चीजों को कंटिन्यू रखेंगे, है ना। आगे हम आज नया सेट को नहीं कर रहे क्योंकि चीजें फिर पेंडिंग हो जाएगी, और पेंडिंग होने पे फिर, है ना, पीछे वाली चीजों को रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसलिए हम क्या, बाकी बचे हुए चीजों को कवर कर लेंगे। बाकी जिन्हें, है ना, सेट, बाकी बचे हुए सेट को लगाने हैं, केवल सेट को। बाकी यह डिस्कशन वाली वीडियो इसी प्रकार से चीजें चलती रहेगी, है ना। बाकी सेट जिन्हें लगाना है ना, कि कम टाइम में रिकवर कर ले चीजों को, तो वह है जो सुबह साइंस वाली क्लास के बाद, है ना, वह आप सेट को लगा लेंगे। चलिए, खैर, आगे हम बात करते हैं 27 नंबर से 26 नंबर तक हमारी बातें हो गई थी। 27 से हम आगे बात करें। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है हमारी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति की, है ना, क्षमता क्या है। मतलब ओवरऑल हमसे यह पूछा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है ना। इसमें कुल मिलाकर के न्यायाधीशों की संख्या आपको कितनी देखने को मिलेगी। तो देखिए, आपका अभी जो वर्तमान की हम बात करें, अभी जो भी चीजें हमें बात करनी है वर्तमान सिनेरियो के हिसाब से, भले आप 38वीं के क्वेश्चन को बना रहे हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट के हिसाब से उसका आंसर करने का प्रयास हमें करने हैं। अब देखिए, तो अभी कितने हैं, 34 प्लस कितने, एक, कि 33 प्लस एक, आपको 33 प्लस क्या देखने को मिलेंगे। हाँ, 33 प्लस क्या देखने को मिलेंगे, एक। 33 है जो अन्य न्यायाधीश, और एक आपको मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर करके 34 न्यायाधीश आपको सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेंगे, है ना। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट यह भारत की सबसे एपेक्स कोर्ट है, सबसे उच्चतम न्यायालय है। और इसकी चर्चा है जो आपको पता होगा, अनुच्छेद 124 से कितनी, 147 तक करी गई है, 147 तक में करी गई है। इसमें से आपका आर्टिकल 124 में ही, है ना, उसके स्ट्रेंथ की चर्चा करी गई है ना। आर्टिकल 124 का जो एक है ना, इसी में क्या करी गई है, चर्चा करी गई, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी। और इसे, है ना, आर्टिकल 124 जो है वह संसद को, पार्लियामेंट को क्या, यह अथॉरिटी देता है, यह अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के क्या, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, है ना, जरूरत के अकॉर्डिंग। और अभी वर्तमान में कितनी है, 34। यह क्वेश्चन तो क्या है, आप 1992 के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं आंसर करने हैं, हमें अभी अभी के अकॉर्डिंग चीजों को अपडेट कर देने हैं। तो अभी बताइए स्ट्रेंथ कितनी है, कुल मिलाकर करके 34। आर्टिकल यह कितना, संसद को अधिकार कौन सा आर्टिकल देता कि आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकते, आपका 124 का क्या देता, एक देता। ठीक है, इतनी बात आप दिमाग में रखेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट मैं बात करूं, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा, है ना, पंचायती राज की अनुशंसा कौन, हाँ, अनुशंसा के लिए जो बनी समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, यह है। ठीक है, अब आपको पता होगा, है ना, कि पंचायती राज, यहां से क्वेश्चन सीधा पूछा गया कि अध्यक्ष कौन थे, यही पूछा गया। तो इसका आंसर क्या है, आपको भी पता, आंसर मिलाया भी था हम लोगों ने कल, है ना, बलवंत राय मेहता। अब देखिए, इस संदर्भ में मैं चर्चा करूं थोड़ी सी फटाफट। देखिए, आपको पता होगा एनडीसी की स्थापना करी गई थी आपका 1952 में, है ना। आपका राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना करी गई थी 1952 में। और इसके तहत, है ना, पता करने थे क्या, कि हमारे गांव को क्या जरूरत है ना, किस प्रकार की डेवलपमेंट हमें करनी है। ठीक है, तो उनकी रिकमेंडेशन के बाद है जो कई सारी चीजें आई, है ना, क्या निकल करके आती है कि यदि हमें भारत का विकास करना है तो गांव का विकास करना है। और इसके लिए 1957 में क्या होती है, बलवंत राय मेहता कमेटी की गठन की जाती है ना, कि चीजों को आप बताएं, एक फ्रेम तैयार कर करके हमें दें कि किस प्रकार से है जो
हम लेकर करके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन आपको 1957 में देखने को मिलेगा, और यह अपना रिपोर्ट है जो आपको सौंपेंगे, और सौंपने के बाद है जो सरकार सरकार क्या करती है, 2 अक्टूबर 1959 को, है ना, 2 अक्टूबर 1959 को क्या करती है, इस पंचायती राज को राजस्थान के नागौर जिले से है जो शुरू करती है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पर क्या हुई थी, सबसे पहले है जो आपको राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी। लेकिन दिक्कत यह थी, 1962 में आपको पता होगा कि भारत चीन युद्ध हुआ, इसके बाद 65 में आपका युद्ध हो गया, इसके बाद 1971 में युद्ध हो गया, फिर आपका 1975 में इमरजेंसी वाली कंडीशन आ गई, है ना। तो यह पंचायती राज की व्यवस्थाएं ठंडी बस्ते में चली जाती, और इसके बाद फिर अल्टीमेटली आप देखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया जाता है, अनुच्छेद 40 का विस्तार किया जाता है ना। और आपको इसके लिए एक पार्ट में चर्चा करी जाती है 243 में, 243 से लेकर के 243 के ओ तक यह जो आपका पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा करी जाती है, और यह भाग आपका कौन सा था, 9 था। इस संदर्भ में हम लोगों ने, है ना, एक आपकी स्पेशल क्लास भी लगी थी, और होप कि आपको आर्टिकल याद होगा। क्या क्या निशा, याद है आर्टिकल पूरा? पूछ लिया जाए? अच्छा, बतला दो, जल्दी जल्दी से बतला दो, देखते हैं। बताइए श्लोक जी, हाँ बताइए, हाँ बताइए। हाँ, हाँ जी, हाँ, 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 बहुत अच्छे। हाँ जी, जी में पावर, सही है, ठीक है, ठीक है, मुखिया जी को पावर, हाँ। हाँ जी, हम्म, ऑडिटिंग, सही है, बहुत अच्छे। हाँ, हाँ जी, हाँ, चलिए। हाँ, तो इसी प्रकार से अब देखेंगे तो क्वेश्चन बीपीएससी कई बार है जो इसके आर्टिकल से पूछा हुआ है, तो चीजें इसी वे में याद होनी आपको चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो यह है जो चीजें, अ- अशोक मेहता कमेटी, देखिए बलवंत राय मेहता जो कमेटी आया था, है ना, आपका 1959 में इसकी चीजें लागू करनी शुरू कर दी गई थी। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था करने की बात का, है ना, 3 स्तर पे। एक आपका जिला हो गया, ठीक है, एक जिला, जैसे जिला परिषद वाली बात हो जाती है ना। एक है जो आपका क्या हो गया, पंचायत समिति, और एक हो गया आपका क्या, आपका ग्राम पंचायत, ठीक है, 3 स्तर हो गया, ठीक है। और यह अशोक मेहता समिति है जो 3 स्तर न बोल कर करके आपका 2 स्तर की क्या करता है, बात करता है। इसमें ग्राम पंचायत की बात नहीं करी जाती, बस यही था। वह 1977 में आया था, और वह 2 स्तरीय है जो पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, ठीक है। बढ़ा जाए आगे। अब देखिए, यह ध्यान रखेंगे, पीआरआई ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे पीटी हो या मेंस हो बीपीएससी का, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनती है। और इवन आप हर साल अभी अभी देखिए ना, है ना, 2 क्वेश्चन आपको सीधे तौर पे आपको अभी दिख रहे हो, है ना। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन करी गई है क्या, कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की विशेषता क्या है ना। अभी से आप इसकी विशेषता के संदर्भ में पढ़ेंगे, तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, है ना, कि क्या इसकी कितनी विशेषताएं देखने को मिलेगा, आपको 3 विशेषता देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब इसकी कितनी श्रेणियां, तीन श्रेणियां आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा, है ना, आपका सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो क्या होगा, जिला परिषद, है ना, में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी होते हैं। तो इस प्रकार से बात करें तो ये तीनों का तीनों क्या है, सही है। अतः इसका ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया था, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इसके आंसर क्या हो जाएंगे, सभी के सभी क्या है, करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं,
है ना, जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है ना, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है। अब देखिए, आप देखेंगे तो नॉर्मल सी बात आप समझ सकते हैं कि यदि यहाँ से आप सेंटर ले लें, ठीक है, ऊपर से पृथ्वी है चपटी, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन ऊपर से यहाँ पे कम होगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका पोल, और पोल में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, उत्तरी ध्रुव। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी आपको पता होगा कि मकर रेखा किसे कहते हैं, कर्क रेखा किसे कहते हैं, और भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, नॉर्मली आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो इस पिक्चर को आप देखिए, इसलिए इस पिक्चर को आप देखिए। ठीक है, चलिए इस पिक्चर को आप देखेंगे तो क्या है, यह जो 0 डिग्री है यहाँ पे, इसी इक्वेटर बोलते हैं, यानी हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आप ऊपर की ओर जाएंगे, है ना, ऊपर की ओर आप जाएंगे 23.5 डिग्री, तो ऊपर वाला होता है आपका क्या, कर्क रेखा, और आप नीचे की ओर 23.5 डिग्री दक्षिण जाएंगे तो यहाँ पे है आपका कौन सी रेखा, मकर रेखा। और 0 डिग्री को हम कहते हैं कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, या कर्क रेखा 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ में है, जबकि 23.5 डिग्री साउथ की बात करें तो यह आपकी कौन सी रेखा है, मकर रेखा है ना। 23.5 डिग्री आपका क्या, साउथ में जो है आपका मकर रेखा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह बात आपको दिमाग में रखने है, यह बात आपको दिमाग में रखनी। चलिए, हाँ जी बोलिए। हाँ, वेटलैंड होते हैं या फिर डेजर्ट होते हैं, वेटलैंड का तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। मैंग्रोव वन, कंफर्म है आप क्वेश्चन, एक बार देख लीजिएगा उसको, है ना, डेजर्ट का, डेजर्ट का, डेजर्ट वाला होगा। है ना, डेजर्ट का हुआ क्वेश्चन। चलिए देख लीजिएगा तब, है ना, बताइएगा। अगली देखिए, अगली कौन सी है, ओजोन परत के बारे में, है ना। ओजोन परत के संदर्भ में चर्चा यहाँ पे करी गई। कहा गया है कि अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति को यह बताता है। शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज है, ऐसा कुछ है ही नहीं शनि ग्रह संबंधित। पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत है। यहाँ फिर कहा गया पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर क्या, वायु ऊपर में वायुमंडल की परत है, और ये आपको पता होगा यह क्या है, आपका वायुमंडल का परत। ठीक है, आप देखेंगे इस पिक्चर को, आप देखिए तो आपको पता चलेगा, है ना, क्या पता चलेगा, यहाँ पे है आपका ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। इसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर देखेंगे, है ना, जो कि क्या है आपका कौन सा मंडल, समताप मंडल इसे बोलते हैं। पहला है आपका क्षोभ मंडल, इसके बाद कौन सा मंडल है आपका, समताप मंडल, कौन सा, समताप मंडल। इसके बाद मेसोस्फेयर में आप देखेंगे तो मध्य मंडल आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद आयन मंडल है ना, आयन मंडल, और सबसे लास्ट में है, इसे बोलते हैं बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं, है ना, बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो ओजोन लेयर है यह ऊपर की ओर की परत है, तो देखिए 15 से 20 यहाँ पे रेंज दिया हुआ है, और ऊपर में आप देखेंगे तो लगभग 12 से, है ना, 12 से 18 किलोमीटर इसका एरिया होता है, और 11 से लेकर के आपका ये शुरू हो जाता है ना, स्ट्रेटोस्फेयर। और इसी में आप देखेंगे कि समताप मंडल में ही, समताप मंडल में ही आपका क्या है, आयन मंडल, समताप मंडल में ही आपको क्या दिखेगा, आयन मंडल, सॉरी क्या बोलते हैं, ठीक है, हाँ, समताप मंडल में ही आपको कौन सी परत देखने को मिलेगा, ओजोन परत देखने को मिलेगा, है ना, ओजोन परत देखने को मिलेगा। ठीक है, यह ओजोन परत हमें क्या करती है, पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करती है। कौन सी, यह ओजोन परत है वह। ठीक है, तो यह आप ध्यान में रखें। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं तो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए, है ना, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है। ठीक है, और यह जो समय लेता है आपको पता होगा, यह क्वेश्चन
बीपीएससी 65th में चीजें रिपीट हुई है। यह कितना लेता है? 8 मिनट आपका 30 सेकंड लेता है। और ऑप्शन में सब एकदम सब कुछ सेम क्वेश्चन था, लेकिन वहां पे आपको पांचवा ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं है, एक से थी, और वहां पे आंसर क्या मान लिया है आपका? 8 मिनट 30 सेकंड, है ना। यह ध्यान रखेंगे क्या कि क्या यह सूर्य की प्रकाश कहाँ आने में? पृथ्वी तक आने में। इस पृथ्वी तक आने में कितनी मिनट की टाइम लगती है? तो 8 मिनट आपका कितना? 30 सेकंड का आपको टाइम लगता है। ठीक है, तो क्या कोई बतलाएंगे कि चंद्रमा से जो प्रकाश आती है पृथ्वी तक, वह कितनी टाइम लगाती है? 1.3 सेकंड। 1.3 सेकंड। सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी आ जाती है। 1 मिनट 3 सेकंड है कि 1.3 सेकंड? केवल 1.3 सेकंड है केवल। कंफर्म हो? हाँ, अच्छा, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है एग्जैक्ट, इसके कारण से मैं पूछ रहा। एसपीडी में दिया हुआ है। अच्छा, कंफर्म है तो सही है ना। 1 पॉइंट कितनी सेकंड? 3 सेकंड। चलिए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए आगे, यहाँ पे क्या है कि दो पटरियों के बीच की दूरी होती है ना। तो आपको पता होगा, अपने एसपीडी को यदि पढ़ रखा होगा, वहीं पे चीजें हैं, है ना। क्या बड़ी लाइन, है ना, आपका नैरो लाइन, सब तरह के लाइन आपको देखने को मिलता है। इसमें नैरो गेज आप देखेंगे तो 610 mm का होता है। ठीक है, से लेकर के आप यहाँ पे देखें, है ना, नैरो गेज एक होता है कितना? 610 का। एक होता है आपका 700 मीटर गेज की हम बात करें, है ना, तो आप कितना देखेंगे? तो 1000 आपका mm का होगा, जो कि लगभग आपका 3.33 फीट आपकी हो जाती है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज की लंबाई, और ब्रॉड गेज आप देखेंगे तो कितना होता है आपका? 1.676 मीटर होता है। और फीट में हम बात करें तो यह कितना होता है? 5.5 फीट का होता है। और यही क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, तो आंसर क्या होगा आपका? 5.5 फीट हो जाए, 5.5 फीट हो जाए। अगला देखिए, लक्षद्वीप जो टापू है ना, वह कहाँ पे अवस्थित है? कौन सी? लक्षद्वीप। ठीक है, अब आप देखिए, लक्षद्वीप जो है ना, इस मैप को भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका लोकेशन। ठीक है, किसका? लक्षद्वीप का। ठीक है, ऐसे भी नॉर्मली याद होगा आपको कि लक्षद्वीप यहाँ पे है ना। तो यदि इसे डायरेक्शन के हिसाब से आप बांटो, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होता है वेस्ट और राइट हैंड की तरफ होता है ईस्ट। इसका मतलब है कि साउथ और वेस्ट के बीच में, है ना, यह है। इसका मतलब है कि कौन सा एरिया में है? दक्षिण और पश्चिम एरिया में आपको अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप टापू। इसका मतलब साउथ मतलब दक्षिण, है ना, और आपका डब्लू का मतलब हो गया पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम एरिया में आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो नॉर्मली यदि आपको इतनी जानकारी है मैप की, तो इजिली आप है जो इसका आंसर कर सकते हैं, है ना, इजिली इसका आंसर कर सकते हैं। अगला देखिए, 36 है, 36। ठीक है, अगली बात हम करें, आज ही तो क्वेश्चन पूछा है। अगला देखिए, सीन नदी, है ना, किस नगर से होकर करके बहती है ना। यहां से क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा एक शहर पाया जाता है। ठीक है, या शहर अवस्थित है। तो आपका पेरिस जो है सीन नदी के किनारे, वैसा ही फ्रैंकफर्ट है जो ओडर नदी के किनारे, आपका रोम जो है टाइबर नदी के किनारे, और आपका लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे। इसे आप डायरेक्टली आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। अगली क्वेश्चन हमारी है ना, कौन सी है? गोबी मरुस्थल, है ना। गोबी मरुस्थल यह कहाँ में है ना। तो गोबी मरुस्थल जो है आपका प्रमुख रूप से आप देखेंगे यह मंगोलिया में है, और कुछ पार्ट इसका चाइना में भी पड़ता है। लेकिन है ना, ऊपर में यहाँ पे मंगोलिया है, नीचे में आपका चाइना है। ठीक है, तो आपका चाइना और मंगोलिया दोनों में यह पड़ता है। ठीक है, लेकिन मंगोलिया ऑप्शन ही नहीं है। यदि दोनों ऑप्शन होता तो मंगोलिया आंसर करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है ना, आंसर क्या हो जाएगा? अभी चाइना हो जाएगा, लेकिन प्रमुख रूप से कहाँ है आपका? मंगोलिया। कौन? गोबी मरुस्थल। वैसा ही आप देखेंगे पश्चिमी अफ्रीका में कौन सी मरुस्थल है, तो आप देखेंगे तो यहाँ सहारा मरुस्थल आपको नजर आएगा। कौन सी? सहारा मरुस्थल देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे तो आपको विक्टोरिया मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा।
है ना, विक्टोरिया मरुस्थल है जो देखने को मिलेगा। इसके बाद है जो आपका दक्षिण अफ्रीका, है ना, सॉरी दक्षिण अमेरिका में, आप बताइए चिली में कोई मरुस्थल है, उसका नाम क्या है, आटाकामा, है ना, आटाकामा। तो आटाकामा मरुस्थल आपका कहाँ में है, आपका चिली में है। इसे आप क्या करेंगे, ध्यान में रखें, इसे आप क्या करेंगे, ध्यान में। ये अधिकांश जो आप देखेंगे ना, तो ये जो है यही यही क्वेश्चन आपका था, ठीक है, कि अधिकांश जो मरुस्थल है वो पश्चिम में ही क्यों होते हैं, है ना। तो इसकी है जो इक्वेटर से इसकी अवस्थिति ही कुछ इस प्रकार की होती है कि इस तरफ है जो आपका जो पानी वाला विक्षोभ है ना, जो मानसून का विक्षोभ है, इस तरफ है जो पहुंच ही नहीं पाता। तो इसके कारण से यहाँ पे बारिश नहीं होती और यह एरिया है जो आपको मरुस्थल बनता हुआ दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी है, आपकी स्वेज नहर, है ना, यह किसे किसे जोड़ती है ना, स्वेज नहर जोड़ती है किसे। तो आप देखेंगे यह स्वेज नहर जो है आपका, यहाँ पे आपको स्वेज कैनाल नजर आ रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है, कौन सी नहर, स्वेज नहर, ठीक है। यह जो स्वेज नहर है भाई, ठीक है, स्वेज कैनाल, आप देखें तो यहाँ पे आपको लाल सागर नजर आ रहा और यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो कैनाल है, इसी को हम स्वेज कैनाल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यह लाल सागर और भूमध्य सागर, इन दोनों को क्या करती है, जोड़ती है, कौन, स्वेज नहर। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगली क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा तेल निर्यातक देश कौन सा है ना। अभी सबसे ज्यादा जो तेल निर्यात कर रहा है, पहले सऊदी अरब करता था, लेकिन अभी जो कर रहा है सबसे ज्यादा तेल का निर्यात, वह कौन सा देश है, यूएसए। और यह क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है ना, आप देखेंगे आगे। तो यूएसए सबसे ज्यादा तेल का एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा भंडार किसके पास है, याद रखेंगे, तो यह है जो वेनेजुएला के पास है ना, किसके पास है, वेनेजुएला के पास है। भारत में पूछ दे कि बताइए सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे, है ना, सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे तेल का उत्पादन दिखता है, यह राजस्थान में। और सबसे ज्यादा भंडारण जो होता है वो होता है भाई आपका कहाँ पे, तो आसाम में होता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, है ना, तो भारत सरकार के राजस्व का सबसे मेन स्रोत कौन सा होता, हम लोगों ने बात किया था कि सरकार जो है सबसे ज्यादा कर्ज लेती, यह बात हम लोगों ने किया था, है ना। इसके बाद आपने देखा था कि सेकंड नंबर पे इसका नंबर था किसका, जीएसटी का। और जीएसटी एक प्रकार का कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर का। अभी के अकॉर्डिंग भी जीएसटी दिमाग में रखें, ठीक है। इस कौन, डायरेक्ट, डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, और सरकार को सबसे ज्यादा पैसा आती है किससे, कर्ज के बाद आपको जीएसटी से। अतः आंसर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है ना। चलिए अब देखिए, अगली है पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सी कथन सही नहीं है, यह क्वेश्चन करी गई। आपको पता होगा, है ना, कि पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू करी गई थी, प्रत्येक 5 साल पर चलती थी, है ना। 51 से 56, 1956 से आपका 1961, फिर आपका 1961 से लेकर करके आपका 1966, यह चलती रही। लेकिन आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या कि 1962 में है जो चाइना सी युद्ध यहाँ पे, ठीक है, जिसके कारण से तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाती है। फिर 65 में भी युद्ध होगा, फिर अकाल पड़ जाएगा। तो इसके कारण से क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, है ना, वैसा प्लान आपको देखने को मिलेगा, क्या, जो एक वर्षीय हो, पंचवर्षीय योजना को ड्रॉप कर दिया जाता है। इसके बाद 66 से लेकर करके 69 तक आपको क्या होता है ना, एकक वर्ष की योजनाएं हैं जो चलाई जाती है। तो यहाँ पे आपका 66 से लेकर के चीजें 71 तक नहीं चली, है ना, आपका 69 तक चली है, ठीक है। और यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, है ना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है आपको कब से, तो यह है जो 69 से लेकर करके आपका 74 तक चलती हुई नजर आए। तो यह ध्यान देना है, इसका मतलब है कि यह है जो आपका गलती,
ठीक है, यहाँ से टॉपिक भी आप तैयार कर लेंगे कि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए इनकी प्रमुख दो बातें बड़ा ही है ना फेमस है पूरी दुनिया में। एक तो इनका एक फॉर्मूला E बराबर MC स्क्वायर, और एक जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और यही कारण से इन्हें 1921 में क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया है ना। 1921 में क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। तो यह बात आप ध्यान में रखेंगे, है ना, नोबेल प्राइज दिया गया था। तो बताइए अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के। यह दोनों बात, एक E बराबर MC स्क्वायर और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली बात को आप याद रख सकते हैं। अगला है देखिए कॉपरनिकस, है ना, कॉपरनिकस। यह कॉपरनिकस व्यक्ति जो था वह बतलाया था क्या कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी के, है ना। कई लोग हैं जो बोलते क्या थे कि क्या पृथ्वी स्थिर है, सूर्य है जो चक्कर लगाता है, लेकिन यह उल्टा बात बोलेगा आकर करके कॉपरनिकस, है ना। क्या बोलेगा कि क्या ग्रह है जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी। ठीक है, यह बात है जो यह स्टेटमेंट वाली है, और स्टेटमेंट वाली भी चीजें क्या होती है? रिपीट होती है ना। स्टेटमेंट वाली भी चीजें रिपीट होती है, ध्यान रखें। अगला देखिए सुबह वाली क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा किया था, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। इसका ट्रिक भी हमने बताया था, आपको याद होगा। फेनिकर, आयरन, निकेल, क्रोमियम की चर्चा किया। तो यह स्टेनलेस स्टील क्या होगा? आपका आयरन निकेल होगा और साथ में क्रोमियम होगा। तो देखिए आयरन निकेल कहीं है, लोहा के साथ तांबा दे दिया, नहीं होगा। लोहा के साथ जस्ता है, नहीं होगा, है ना। लोहा के साथ देखिए क्रोमियम है, तो सबसे सटीक आंसर अभी कौन है? आपका यह। लेकिन यही ध्यान रखेंगे कि लोहा यानी फेनिकर और प्लस में कार्बन भी आपको रहे, तो कार्बन वाला आंसर भी सही हो। मेन यदि मान लिया कि देखिए आपका निकेल लोहा और क्रोमियम दे दिया, फिर फेनिकर दे दिया, और फेनिकर और प्लस में सी दे दिया, आंसर किसको लगाना है? फेनिकर प्लस सी वाले को। ठीक है, चलिए आगे की मैं बात करूं। नेक्स्ट अगला देखिए भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण। अब देखिए सुबह वाली क्लास हम जो कर रहे हैं, है ना, उसका बेनिफिट आप खूब देखेंगे, है ना। भौतिक परिवर्तन जो कि कल पढ़ाई भी होगी, ठीक है। ऐसे आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि कोई नए सब्सटेंस का निर्माण आपको नहीं मिलेगा, है ना, नहीं होता है। इसमें कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसकी रासायनिक गतिविधियां हैं जो नहीं बदलती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए तो क्या है? हवा में चांदी के बर्तन का काला हो जाना, है ना। तो यह है जो चांदी पर काला परत चढ़ जाना, ये सब है जो रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, यही मोमबत्ती का कह देता पिघलना भौतिक परिवर्तन हो जाता। दूध से दही जम जाए, फिर से दूध आप नहीं बना सकते, अतः यह रासायनिक परिवर्तन, है ना। लेकिन पानी में चीनी का घुलना, बताइए क्या हम बाष्पीकरण के थ्रू हम इसे अलग कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं भैया। इट मीन्स बताइए यह है जो एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन। अगली क्वेश्चन की हम बात करें तो कहा गया है कि कब प्रक्रिया नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होती, जब क्या होता है? भाप गुजरता है किसके ऊपर से, है ना, किसके ऊपर से भाप गुजरता है, तो कोई प्रक्रिया आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। यह क्वेश्चन आपसे पूछी गई। और देखिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज हमने याद कराया था, खैर याद है या नहीं नहीं पता मुझे, ठीक है, लेकिन आपको याद होने चाहिए। देखिए पोटेशियम और सोडियम जो है ना, आप देखेंगे तो यदि इसे ठंडा पानी देंगे ना तो भी यह रिएक्शन कर लेगा, है ना। बड़ा जल्द ही यह ठंडा पानी से भी जबरदस्त रिएक्शन करता है। लेकिन बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम वगैरह इन सबको देखेंगे तो यह जो है आपका क्या होगा? ठंडा पानी से रिएक्शन नहीं करता है, बल्कि आप देखेंगे यह क्या होता है? सब गर्म पानी से आपको रिएक्शन करता हुआ दिखे, है ना। ये सब है जो गर्म पानी से रिएक्शन करता हुआ दिखे। लेकिन यही कॉपर वगैरह आप ले लें, गोल्ड वगैरह, ये सब है जो आपका क्या होगा, है ना, क्या होगा? ये सब है जो किसी से भी आपको रिएक्शन करता हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ से देखिए सिंपली है
है ना। क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ठंडा पानी से कौन रिएक्शन करता है, एक गर्म से कौन रिएक्शन करता है, एक है जो आपका भाप से कौन रिएक्शन करता है ना, भाप से कौन रिएक्शन करता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो खैर यहाँ से हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए, है ना, कहा गया है कि भाप से, है ना, भी रिएक्शन नहीं करता है, और भाप से जो सबसे नीचे होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, वह है जो नहीं करेगा। और उसमें आप देख पा रहे हैं क्या कि नो रिएक्शन विथ वाटर और स्टीम, पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। कौन? लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब है जो भाप से रिएक्शन नहीं करते। अतः इसमें आंसर आपका कौन बनेगा, आपका तांबा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखने। चलिए अगली बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दी गई है जो कि बड़ा अजीब तरह का क्वेश्चन है ना, क्या कि भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि भारत में हाथी का जो भार है वह कितना होता है, आपका 7,000 केजी होता है, और 7,000 केजी ऑप्शन नहीं है, तो नजदीक वाला ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, 5,000 केजी। कितना? 5,000 केजी देखने को मिलेगा। भारतीय हाथी जो होते हैं जनरली 4 मीटर इसकी लंबाई होती है ना, 70 साल तक यह जीता है। और अफ्रीकन हाथी जो है, याद रखेंगे, अफ्रीकन हाथी जो यहाँ नजर आ रहा है आपको, ठीक है, इस सबसे बड़ा क्या है, आपका स्तनपायी है। यानी कहने का मतलब है कि कहाँ, यह है जो जमीन पे रहने वाला इस सबसे बड़ा जीव आपका कौन है, यह अफ्रीकन हाथी है। यह ध्यान आपको रखना है। लेकिन यही कह दे, है ना, कि कौन जो जीव है इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा जीव है, यह कौन है, आपका ब्लू व्हेल है ना, जो लगभग 30 से 40 हाथी के बराबर ही होता है। कौन? ब्लू व्हेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। देखिए आज ही आपने एसपीडी में पढ़ा होगा, है ना, इसके कारण से देखिए हम जोर देते हैं इस बात पे, आप पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा आएगा कि एसपीडी से क्वेश्चन आती है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पाश्चुरीकरण, है ना, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो यहाँ ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे सही आपको नहीं नजर आएगा। कहा गया है कि दूध को बहुत कम तापमान पर क्या 24 घंटे तक रखा जाता है? नहीं। 8 घंटे तक गर्म किया जाता है? नहीं। याद होगा कितना देर तक? आधे घंटे तक गर्म किया जाता है। 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। और कितने टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है? याद होगा, है ना, 30 मिनट, है ना, कितने डिग्री? 62 डिग्री टेम्परेचर पे आपको गर्म किया जाता है। और आप पढ़ेंगे तो एक भी ऑप्शन आपको ठीक ना नजर आएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई नंबर, है ना, ई नंबर तक। अब देखिए कहा गया बहुत देर तक गर्म किया जाता है, टाइम ही फिक्स नहीं किया इसमें, यह भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो 62 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है 30 डिग्री पर, सॉरी 30 मिनट तक 62 डिग्री सेल्सियस पर इसे क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो देखिए एम्फीबिया की, है ना, एम्फीबिया किस चीज को बताता है? देखिए हम एम्फीबियन उसे कहते हैं जो पानी के साथ साथ, है ना, कहाँ रहे, आपको स्थल पर मिले, इसे हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन के नाम से जानते हैं। तो आपको पता होगा, है ना, इसका मतलब है कि जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं को हम एम्फीबियन के नाम से जानते हैं। अब यह है अंग्रेजी का टर्मिनोलॉजी, है ना, यह आपको टर्म क्या देखने को मिलेगा, है ना, अंग्रेजी का। और कई लोग हैं जो अंग्रेजी से बड़ा दूर भागते, ठीक है, तो दूर भागिएगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। अब यह अंग्रेजी का टर्म है और आपसे पूछ दिया जा रहा है, तो थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसमें आपका मेढक वगैरह हो गया, है ना, आपका क्या कई सारे सांप वगैरह भी हो जाते हैं, तो आपको एम्फीबियन के अंतर्गत ही आते हैं, यह ध्यान रखना। अगला देखिए मलेरिया के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है ना, मलेरिया के संदर्भ में कौन सी कथन है जो सत्य नहीं है, यह क्वेश्चन है जो क्या चीज। अच्छा, सिर्फ पानी में जो रहता है ना, उसे जलीय जीव बोलते हैं, यानी एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। ठीक है, और जो केवल स्थल पर जनरल यहाँ पे हम बात करें, जो केवल स्थल पर रहे उसे बोलते हैं टेरी अस्टेरियल। ठीक है, टेरी अस्टेरियल के नाम से उसे जानते हैं। जो पानी में रहे एक्वेटिक, और जो दोनों जगह पे रहे, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एम्फीबियन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे की मैं बात करूं, आगे की बात करूं, ठीक है, तो मलेरिया जो है, मलेरिया के संदर्भ में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कथन या सत्य नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मलेरिया जो है वह किससे? परजीवी के काटने से, पैरासाइट के काटने से होता है। यह मच्छरों द्वारा फैलती है, सही बात है। यह बदलती नहीं, दलदली क्षेत्र लिखा हुआ था,
है ना, दलित क्षेत्रों में अधिकतर होती है, जो कि यह भी आपको सही देखने को मिलेगा। और इसकी इलाज जो है क्लोरो, है ना, क्लोरो, है ना, क्वीन से करी जाती है। ठीक है, और यह क्वेश्चन आप देखेंगे तो यह है जो बीपीएससी 67 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन है जो रिपीट किया हुआ था, है ना। यह याद रखेंगे कि इसका इलाज जो है किसके थ्रू किया जाता है, क्लोरोक्विनिन के थ्रू। इसके बाद आप देखेंगे पेलुड्रन भी इसका दवा है ना। सिंकोना का छाला आपने आज सुबह ही पढ़ा था, और प्रीमा, है ना, क्वीन जो है, यह सब है जो मलेरिया के लिए क्या है, दवा। ठीक है, आप देखेंगे तो बीपीएससी 68 में है जो आपका पूछा हुआ है मच्छर के संदर्भ में, है ना, मच्छर के संदर्भ में उसमें एंगल पूछा था। हाँ, 68 वाले में आपको एंगल पूछा हुआ था। ठीक है, जो कि जब उसकी हम चर्चा करेंगे तो फिर से हम लाएंगे उसकी चर्चा। ठीक है, जिसका मतलब है कि मलेरिया से संबंधित जो बातें हैं आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है ना। तो यह जनक कहा जाता है होमी जहांगीर, है ना। यानी जो आप देखते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा, विभिन्न प्रकार का जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखते हैं, ठीक है, यह है जो किनकी देन है, होमी जहांगीर भाभा की देन, है ना। होमी जहांगीर भाभा की क्या है, देन है। ठीक है, इन्होंने इस कार्यक्रम को क्या किया था, आगे बढ़ाया था। ठीक है, नेहरू जी मतलब इस चीज के पक्षधर नहीं थे, फिर भी इन्होंने चीजों को आगे बढ़ाया। फिर, है ना, भारत काफी पहले है जो एटमी पावर बन जाता, लेकिन इनकी है जो विमान दुर्घटना में 1966 में क्या कर दी जाती है, मतलब मृत्यु हो जाती है। कई लोग बोलते हैं कि षड्यंत्र भी था। खैर, यहाँ पे फिर इन्होंने क्या किया था, आपका ट्रॉम्बे में भारत का पहला है जो, है ना, परमाणु को लेकर करके रिसर्च संस्थान है जो ट्रॉम्बे बम्बई में खोला गया था। ठीक है, जिसका नाम है जो 1966 में, है ना, बार कर दिया गया, BRC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि आपका मुंबई में है, यह ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं अंतरिक्ष को लेकर करके अनुसंधान, जो आज जिनका, है ना, इन्हीं का देन है कि आज इसरो इतना आगे है ना। और यह कौन है, विक्रम साराभाई। ठीक है, तो अंतरिक्ष में कहे, ठीक है, देखिए परमाणु वाला कहे तो होमी जहांगीर भाभा है। ठीक है, लेकिन यही कह दे अंतरिक्ष विज्ञान पर रिसर्च के लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो श्रेय, है ना, दिया जाता है, यह है जो किन्हें दिया जाता है, विक्रम साराभाई को दिया जाता है। इस बार आप देखे होंगे कि चंद्रयान-3 में, है ना, आपका 2 में भी और 3 में भी जो लैंडर है ना, उस लैंडर का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है, क्या, विक्रम, है ना, विक्रम उसका लैंडर। इसके बाद आप देखेंगे कि स्काई रूट के द्वारा पहला है जो आपका क्या, जो पहला जो प्राइवेट सेटेलाइट वगैरह छोड़ा गया, उसमें भी उसका नाम क्या है, आपका विक्रम-S ही रखा गया था। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात करी गई है। सीधोत्पादी रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। देखिए, सीधोत्पादी का मतलब है FBR, इसे नॉर्मल वे में याद रखेंगे, है ना। FBR कर करके भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना। FBR का मतलब होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और इसमें क्या होता है कि जितना आप ईंधन डालेंगे उससे ज्यादा आपको ईंधन मिल जाएगा। इसे नॉर्मल वे में समझिए कि यह एक ऐसा गाड़ी है जिसमें 1 लीटर पेट्रोल डाले, है ना, तो 1 लीटर से ज्यादा वो पेट्रोल दे दे, और चलेगा भी, पेट्रोल भी दे। ठीक है, इस प्रकार का FBR रिएक्टर। ठीक है, जो कि आपको क्या है, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है ना। इसमें प्लूटोनियम पे भी काम किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, आप देखेंगे इसमें जो भी चीजें, है ना, जलाई जाती है उन्हें पुनः क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यह आपको देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए, बिहार वाली में हम लोगों ने याद किया था कि बिहार का लोकेशन क्या है, याद होगा, है ना। पूछा है देशांतर के हिसाब से, है ना, अक्षांश के हिसाब से याद होगा, कितना था, 24 डिग्री, कितना, 24, 20, 10, 24 डिग्री 20 मिनट, है ना, 10 सेकेंड। और इधर कितना था, 27, 31, 15। इधर आपका कितना था, देशांतर वाला बतलाइए, है ना, याद था, है ना, 84, 19, 50 था। और इधर कितना, 88, 17, 40 था। इसका मतलब है कि 84 से लेकर के 88 डिग्री के बीच आपको, है ना, क्या होगा, 84 डिग्री से अधिक होना चाहिए, है ना। तो लगभग में दिया है, तो 84 से 88 आंसर क्या कर लेंगे, आपका पूर्वी देशांतर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो यह डायरेक्शन भी ध्यान रखना है, 84 से 88 के बीच बिहार की क्या है, लोकेशन। अभी के अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो बिहार की साक्षरता दर, है ना, बिहार पूरे भारत में सबसे पीछे है ना। और बिहार की साक्षरता दर कितनी है,
61.8% है, जिसमें है ना हम बात करें आपका महिलाओं का साक्षरता दर 51.5 है। तो आपको बताना है कि पुरुषों की साक्षरता दर यहाँ पे कितनी है ना। पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? हाँ, 71 पॉइंट कितनी है? 2% है। फिर हम लोगों ने बात किया था कि महिला में, पुरुष में, ओवरऑल में बिहार में टॉप पे रोहतास है ना। पुरुष में और ओवरऑल है ना पीछे में आपका पूर्णिया है, लेकिन महिला में पीछे आपको सहरसा देखने को मिलेगा। यह बात हम किया था। इसके बाद देखिए बिहार की जनसंख्या पूछी गई है, और आपको पता होगा कि बिहार की जनसंख्या यूपी है ना, यूपी महाराष्ट्र के बाद है, जो आपका तीसरे नंबर पे है। आपका आंसर अभी के अकॉर्डिंग भी क्या हो जाएगा? आपका तीसरा नंबर का हो जाएगा। इसके बाद है जो मुंडा है ना विद्रोह के बारे में भी आपने पढ़ा था, और यह मुंडा विद्रोह आपको झारखंड वाली एरिया में देखने को मिलेगा। पहले यह झारखंड बिहार का पार्ट था, लेकिन यह है ना 2000 में 15 नवंबर 2000 को आपका कितना 45.5% एरिया लेकर करके अलग हो गया था, है ना, यह जनजाति के कारण से ही। तो यह मुंडा जनजाति अभी सबसे बड़ी जनजाति है किसकी? झारखंड की, है ना। लेकिन उस समय बिहार था, है ना, बिहार था साथ में, इसके कारण से यहाँ पे ऑप्शन बिहार आपको दिख रहा। ठीक है, यह है जो याद रखेंगे। क्वेश्चन यह पूछ दे कि बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, यह सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल जनजाति बिहार की है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपकी कौन सी है? भील है। ठीक है, यह ध्यान आपको रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पे पूछा गया कि लौह अयस्क है जो नहीं पाया जाता। ठीक है, नहीं पाया जाता। तो आपने देखा होगा है ना कहाँ पे, तो झारखंड में खूब लौह अयस्क पाया जाता है। इसी के आसपास वाले एरिया से देख लीजिए, पंजाब बहुत दूर है, तो ऑप्शन से आप इलिमिनेट कर सकते हैं। इस जगह पे कोई एकदम समतल एरिया है, प्लेन एरिया है, इस जगह पे कोई लौह अयस्क वगैरह नहीं पाया जाता है। कहाँ में? पंजाब में। लेकिन आप बताएंगे अभी लौह अयस्क के उत्पादन में, है ना, और भंडारण में, बताइए, याद करवाया था हमने क्लास में, उत्पादन और भंडारण में अभी टॉप पे कौन है? जरा बताइए। उत्पादन और है ना, उत्पादन और भंडारण में। ठीक है, तो उत्पादन में कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक है, और भंडारण में कौन है? आपका उड़ीसा। यह आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, यह ध्यान रखने हैं लौह अयस्क वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो यहाँ पे क्या हो गया, करेंट अफेयर वाली आ गई चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ से बस टॉपिक को निकाल सकते हैं। क्या कि हमसे क्या पूछा जाता है करेंट अफेयर में, तो विभिन्न प्रकार का सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सम्मेलन को हम क्या कर लेंगे, करेंट अफेयर वाली बुक से कवर कर लेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे आपका बैठक से क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, बैठक को हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इसके बाद देखिए इंदिरा गांधी है ना पुरस्कार है जो 1991 में किसे दिया गया था, तो इस संदर्भ में है। तो अभी आप देखेंगे कि वर्तमान दौर में हम बात करें, है ना, वर्तमान दौर में हम बात करें तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है अभी है जो आपको किसको दिया गया है, यह क्वेश्चन आपको पकड़ में लाने। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, ये तो इसे गांधी शांति पुरस्कार मिला है, गीता प्रेस गोरखपुर को। ठीक है, 2000, हाँ जी हाँ जी, गीता प्रेस गोरखपुर, उसे गांधी शांति पुरस्कार है। गीता प्रेस को शायद कोई अवार्ड मिला, पद्म भूषण विभूषण करके। किसे? गीता प्रेस को। कौन सी? यही तो मिला है, गांधी शांति पुरस्कार। इस पे आलोचना भी हो रहा था कि क्या ऐसा था जिसके कारण से दिया गया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, है ना, आपका यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 19 आपका गांधी जो, क्या नाम भटक गया भाई, हाँ, जो गांधी शांति इंदिरा गांधी वाली जो पुरस्कार है 2021 में है, जो आपका प्रथम फाउंडेशन को दिया गया था। क्या बोल रहे हो? तो इस बार मिला है कोई नर्सेस करके। हाँ, यह जो है आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, और एक है जो आपका कोई नर्सेस को लेकर करके फाउंडेशन जो चलती है ना, उसी को है जो यह प्राइज आपको देखने को मिलेगा, है ना, उसी को प्राइज है जो यह दिया गया है। इसको थोड़ा सा आप क्या कर लेंगे, देख लेंगे एग्जैक्ट नाम, है ना, मैंने देखा था लेकिन चीजें याद नहीं है दिमाग में भी। चलिए, तो इसको है जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार को आप, है ना, अपडेट कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको क्या फिल्म से संबंधित देखिए पुरस्कार यहाँ से पूछी जा रही है, उसे आप अपडेट कर लेंगे। जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 वाली है,
यह किसे दिया गया है? आशा पारेख को दिया गया है। अब देखेंगे कई सारी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है जो पूछी जाती है ना, ऑस्कर से संबंधित पुरस्कार पूछी जाती है, तो इस पुरस्कार को आप क्या कर लेंगे? अपडेट कर लेंगे। यानी फिल्म से संबंधित जितनी पुरस्कार है आपको देख कर करके जाने चाहिए। यही है ना डिस्कशन है जो आपको सीख दे रहा है। इसके बाद है जो कुछ खबरों में जो कुछ चीजें आती हैं इसके संदर्भ में यहाँ से पूछी जा रही है। इसके बाद है जो अब देखिए अभी आपका रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है, तो कई बार होता है ना कि यूक्रेन से संबंधित है ना कई सारा क्षेत्र का नाम है जो पूछ लिया जाता है ना, डोनबास क्षेत्र हो गया, कीव हो गया, ये सभी हैं जो क्वेश्चन में आते रहते हैं। इसके बाद पूछा गया उस समय नरसंहार हुआ था जिसमें 40 लोग मारे गए थे 1992 में, है ना, तो यह कहाँ हुआ था? गया के निकट। यह आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यह रिलेवेंट अभी के हिसाब से नहीं। इसके बाद देखिए पंजाब में उस समय चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी कितनी सीटें जीती थी, इससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो आपको कहाँ? तो मेघालय में, है ना, कहाँ चुनाव देखने को मिलेगा? यह आपको मेघालय में चुनाव देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे? मेघालय में, नागालैंड, त्रिपुरा, है ना, कर्नाटक में, इन सब एरिया में आपको क्या चुनाव देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे है ना, तो यहाँ से आप सीख क्या मिलती है कि हम करेंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं उसमें हम इन चीजों को क्या कर लें? अपने हिसाब से अपडेट कर लें। जो लेटेस्ट इलेक्शन हुए हैं वहां से हम चीजों को कवर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेघालय में 26 सीट जीती है। फिर आपने जो आपका एनडीए है ना, यह है जो आपका कितना? तो आपका नागालैंड में आपको कितना? 25 सीटें दिख रही है इसकी, और है जो आपका त्रिपुरा में बीजेपी है जो 32 सीटें जीती है। ठीक है, इसके बाद है जो हम बात करें आगे की बात हम करें तो अभी देखिए बोला गया है क्या? काला जहर बीमारी फैली। तो काला, अब देखिए इसका मतलब क्या है? करंट अफेयर ही तो है, जो बीमारी फैली है उसी के बारे में पूछ दिया है। अभी खूब आई फ्लू की चर्चा हो, इस संदर्भ में भी के क्वेश्चन है जो पूछा जा सके। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे वित्तीय घाटा के संदर्भ में पूछा गया है। ऐसे हम राजकोषीय घाटा के संदर्भ में हम अभी चर्चा करें तो यह जो है आपका फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको याद करवाया था 17.86 करोड़ 2023-24 के बजट के अकॉर्डिंग, जो कि परसेंटेज में आपका 5.9% था। FDRD, ERD और PD करके आपने याद किया था, तो उसे है जो अपडेट कर लेंगे। इसके बाद देखिए कोई नाम जो है यदि खबरों में है ना, पर्सन इन न्यूज, यहाँ से क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं, यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद देखिए यूनाइटेड नेशन, अब कौन सा वर्ष है जो किसे घोषित किया गया है अभी पूछा गया है। तो 2023 का वर्ष जो घोषित किया गया है वह है जो मोटे अनाज का वर्ष है जो इसे घोषित किया गया है, यह आपको ध्यान रखने। इसके बाद देखिए भारत रत्न से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है जो भी तत्काल नहीं दिए गए हैं। भारत रत्न 2019 में है जो आपको 3 व्यक्ति को, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मिला है, उसके बाद चीजें नहीं मिली है। इसके बाद देखिए यूजीसी का अभी अध्यक्ष कौन है ना, तो अभी है जो कौन है? एम जगदीशन है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि ऊपर चर्चा किया, देखिए नीचे फिर से रिपीट किया हुआ है ना, यह 2020 में अभी किसे मिला है? आशा पारेख को मिला है, यह याद रखेंगे। देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार है जो किसे दिया गया है, इसे अपडेट कर करके अपडेटेड वाला पढ़ लेंगे, यही है जो कल के लिए आपके लिए SW भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है जो हम बात करें आपका केमिस्ट्री में आपका 2022 में नोबेल प्राइज किसे मिला है, तो आपको याद भी होगा, है ना, आपको याद भी होगा। इसमें हम लोगों ने क्या बात किया था? हम लोगों ने बात किया था, क्या बात किया था याद है? कुछ ट्रिक हम लोगों ने याद किया था, कोई बता सकेंगे? कोई बता सकेंगे जो ट्रिक हम लोगों ने बात किया था? भूल गए कोई भी? है ना, इसमें हमने बात किया था क्या कि यदि आप है ना मतलब शार्प रहेंगे, ठीक है, शार्प रहेंगे तो आप मेडल खूब बटोरेंगे। यही तो बात किया था कि केमिस्ट्री में यदि आप शार्प रहेंगे तो मेडल खूब आप बटोरेंगे। ठीक है, इस प्रकार से याद किया था हम लोगों ने, तो उससे इसका मतलब नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोबेल प्राइज आपको पढ़ करके जाना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, इस बार रेलवे बजट के संदर्भ में चीजें पूछी गई है। ठीक है, इसके बाद है जो यानी बजट से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे देखिए डेविस कप, है ना, डेविस कप कौन जीता?
तो देखेंगे इस बार है जो डेविस कप है जो इंडिया को हरा कर करके आपको डेनमार्क जीता है। और यह डेविस कप जो है आपका टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। इसके बाद अब देखिए क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, तो अभी के हिसाब से यह वाली कंटेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्रिकेट वाली इसे हमारा आई ओपनर का काम कर रहा है कि क्रिकेट हमें पढ़ करके जाने। इसके बाद देखिए आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव तो अभी कौन है ना, अभी कौन है बताइए? एंटोनियो गुतारेस, जो कि कहाँ से है? आपको पुर्तगाल से है ना, कहाँ से है? पुर्तगाल से है। यह ध्यान आपको रखने, ठीक है। इसके बाद है जो नेक्स्ट मैं बात करूं तो आपका देखिए उस समय यूएसएसआर है जो 1991 में टूटा था, है ना, और यहीं से है जो क्वेश्चन है जो पूछी गई है, किससे? यूएसएसआर से, ठीक है। तो सबसे पहला जो राज्य था, है ना, स्वतंत्र हुआ था, वह कौन था? है ना, अपने सेट को लगाया है, आंसर मिलाया गया, तो आंसर बताइए। एस्टोनिया, है ना, एस्टोनिया है, ठीक है, जो कि आपका सबसे पहले अलग हुआ था, है ना। 15 पार्ट में यूएसएसआर 1991 में है जो टूटा था, उसमें से एक देश था आपका कौन? एस्टोनिया, आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए सार्क आंदोलन है जो शुरू करने का उद्देश्य क्या था? सार्क जो है ना, इसकी गठन है जो आपको 1985 में किया गया था। सार्क में भी आपको 8 देश देखने को मिलेंगे, जो कि इंडिया के सभी पड़ोसी देश आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप देखिए तो मालदीव है, श्रीलंका है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है ना। कुल मिलाकर करके आपको ये 8 गोला नजर आ रहे होंगे, यानी सार्क कंट्री जो है इसमें कितने देश आपको देखने को मिलेंगे? 8 देश हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। सार्क में कितने? 8 देश देखने को मिलेंगे। और यह जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, है ना। रीजनल कॉपरेशन कहने का मतलब ही क्या हो जाता है? रीजनल कॉपरेशन कहने का मतलब ही होता है क्षेत्रीय सहयोग को क्या करना? बढ़ावा देना, है ना। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, है ना, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, इसका पूछ दिया जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, और रीजनल कहने का मतलब क्षेत्रीय हो ही जाएगा, ठीक है, यह ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए मदर टेरेसा जो है कहाँ? इसका इसका ढाका में, काठमांडू में है ना सचिवालय? सचिवालय इसका काठमांडू है। ओ सॉरी, ढाका में बिम्स्टेक का है ढाका में, सॉरी ढाका में बिम्स्टेक का पहला उसका यह हुआ था, सॉरी, पहला उसका जो सम्मेलन हुआ था वह ढाका में हुआ था, लेकिन है ना, लेकिन काठमांडू में इसका क्या है? हेड क्वार्टर, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे की मैं बात करूं, नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट हमारी चर्चा किस पे होएगी, है ना, नेक्स्ट है मदर टेरेसा के संदर्भ में। तो मदर टेरेसा द्वारा जो धर्म स्थापित किया गया था, ठीक है, उसका नाम क्या था आपका? मिशनरीज ऑफ चैरिटी इसका नाम था। क्या नाम था? मिशनरीज ऑफ चैरिटी इसका नाम था, ठीक है। और यह क्या है? मदर टेरेसा, ठीक है, जो कि अल्बानिया की रहने वाली थी, और इन्हें 1979 में क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। और 1980 में है जो क्या दिया गया था आपको? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद है जो आपका पंचशील, पंचशील जो है आपका भारत की एक प्रकार की विदेश नीति है ना, फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें आपको 5 सिद्धांत देखने को मिलेंगे, है ना। वही 5 सिद्धांत के बारे में यहाँ पे चर्चा करी गई है ना, कि एक दूसरे का क्या करना? संप्रभुता का ख्याल रखना, है ना, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, है ना। इसके बाद है जो आपका उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, एक दूसरे को क्या करना, है ना, आपको कॉपरेशन की भावना से देखना, परस्पर सहयोग करना, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व वाली बात है। यानी यहाँ पे 5 बातें इसकी है पंचशील की। क्या क्या है ना, तो एक दूसरे का क्या करना, है ना, एक दूसरे का क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता का, है ना। इसके बाद है जो म्यूचुअल नॉन एग्रेशन दिखाना, है ना, अनाक्रमण इसे बोला जाता है। इसके बाद है जो नॉन इंटरफेरेंस, किसी के मामले में हस्तक्षेप ना करना, है ना। आपसी सहयोग पर है जो क्या करना? जोर देना। उसमें से आप देख पा रहे होंगे एक है आपका आर्थिक सहयोग एवं विकास, फिर लेकिन यह आपसी सहयोग है, आर्थिक नहीं, है ना। और लास्ट में देखेंगे मित्रता एवं शांतिपूर्ण पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करी गई है, और यही इसकी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। यह पंचशील इंडिया है जो अपनाया था 1954 में, यह ध्यान रखेंगे। अगला देखिए बछेंद्री पाल के बारे में आप जानते होंगे, है ना। यह क्या थी आपका? पर्वतारोहण थे, है ना। पर्वतारोहण यानी माउंटेनरिंग इनके द्वारा करा जाता था, ठीक है। और यह पहले क्या है? इंडियन है जिन्होंने क्या? माउंट एवरेस्ट को है जो फतह किया था। यह बात आप दिमाग में रखेंगे। इसके बाद है जो हम बात करेंगे
ठीक है, पता नहीं कौन कौन है जो ग्रुप में जोड़ देगा, ठीक है, और उसके बाद है जो उल्टा पुल्टा मैसेज करता है। खैर आगे आगे देखिए, अब इसमें भी लॉगिन रहता है तो चीजें है ना स्क्रीन पे दिख जाती, इसको ऑफ करना पड़ेगा। आगे देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सबको पता है कौन दिया था, किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कब? जब 1965 की युद्ध हुई थी, तो युद्ध में लड़ेगा अपना जवान, है ना, और क्या खाना उपजाएगा किसान, भोजन उपजाएगा किसान। तो कहा गया कि यदि जवान ठीक रहे, किसान ठीक रहे, देश ऐसे भी चकाचक रहेगा। तो यह जो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा नारा दिया गया था, इसका मतलब नारा आपसे पूछा जाता है, नारा याद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है ना, तो उपनाम देखिए पूछा जाता, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि सिंपल सी बात है ना। इसके बाद गुरुदेव कहा किसने था, तो महात्मा गांधी ने। इसके बाद देखिए, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड सरकारी योजनाएं हैं जो कि हम लोगों ने है ना चर्चा किया था, है ना, तो सरकारी योजना भी पूछी जाती है, ठीक है, लेकिन हमें ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड से अभी मतलब नहीं रखने। आगे देखिए, नेक्स्ट की बात करूं, चिपको आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। आप भी पढ़े थे कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में इसे शुरू की गई थी सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, है ना, और यह क्या था, आपका लोग चिपक जाते थे जब ब्रिज की कटाई करी जा रही थी, तो ठीक है, तो ब्रिज को क्या काटने से बचाने के लिए आपका चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था। अगला है एस्पारेंटो, हाँ जी, सुंदरलाल बहुगुणा चले गए, ठीक है। अगला देखिए, एस्पारेंटो क्या है, तो एस्पारेंटो देखिए, यह एक है जो है ना आर्टिफिशियल लैंग्वेज है ना, आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, बस इतना ही आपको याद रखना। उस समय चर्चा में था तो यहाँ पे क्वेश्चन उस समय पूछ दिया गया। अगला एक किताब है ना, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, जो कि किसकी है किताब। अब देखिए, यहाँ से किताब पूछा जाता, किताब को पढ़ के जाएंगे, नीरज सिंह चौधरी, है ना, नीरज सिंह चौधरी। अब देखिए और भी है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान किनकी किताब है, आपका खुशवंत सिंह का है ना। ये पैसेज टू इंग्लैंड, यह नीरज सिंह चौधरी की किताब है ना। माई ग्रैंड मदर हाउस आपने पढ़ा होगा, कमला दास के संदर्भ में कई सारी चीजें, ठीक है। एक क्वेश्चन है आप लोग से, ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है, ए पैसेज टू इंडिया, E.M. फोस्टर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हिंदी के बाद है जो दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, है ना, उस समय है ना चर्चा करी जाती थी किसके, तेलुगु के संदर्भ में, लेकिन अभी कौन है आपका दूसरे नंबर पे, हिंदी के बाद आपका बंगाली देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए, आपका स्विट्जरलैंड में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। तो कौन कौन है, आपका जर्मन है, फ्रेंच है और इटालियन देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ तो ऑप्शन पूरा दिया ही नहीं गया, ठीक है, तो आंसर ऐसे जर्मन और क्या हो जाएगा, फ्रेंच, ठीक है। इसके बाद है जो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का है ना कार्यकारी भाषा कौन सा है, ठीक है। इसकी कार्यकारी भाषा आप देखेंगे तो अरबी है, चाइनीज है ना, ACFRS है ना, अरबी है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रसियन है और स्पेनिश है। अब इसके हिसाब से आप ऑप्शन तो चुन लीजिए, पूरा अच्छा का अच्छा भाषा यहाँ पे नहीं दिया गया है, अरबी है ना, चाइनीज, फ्रेंच और आपका रूसी, ये तीनों आ जाएगा कि नहीं, है ना, लेकिन जर्मन यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब जर्मन वाला नहीं आएगा, ठीक है। केवल फ्रेंच, केवल अंग्रेजी, यह जो आंसर ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके कारण से यहाँ पे अभी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अभी जब देगा तो इसमें से एक से अधिक ऑप्शन कर करके आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पुराना कभी कभी होता था है ना कि पुटांग टाइप का ऑप्शन है जो दे दिया जाता था। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछा गया है कि दो कौन कौन से इंडियन रहे जिन्हें है जो नोबेल प्राइज आपको दिया गया है ना। तो यह दो व्यक्ति कौन कौन से, एक तो हरगोविंद खुराना है और एक है जो हमारे चंद्रशेखर साहब, एस चंद्रशेखर हैं, ठीक है, एस चंद्रशेखर हैं, ठीक है। हरगोविंद खुराना को जो है ना नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज है जो दिया गया था, यह किस लिए दिया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे कि जीन संश्लेषण के लिए यह जो आपका क्या हुआ था, हरगोविंद खुराना को है जो नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। जबकि चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए यह जो एस चंद्रशेखर को 1983 में, जबकि 1968 में है जो आपको जीन संश्लेषण को लेकर करके हरगोविंद खुराना को है जो प्राइज मिला था। अब पता नहीं ऊपर कैसे भाग गया है, ठीक है, कुछ हुआ होगा इधर उधर आपसे। आगे देखिए,
अगला है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, याद रखेंगे 1952 से यह यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है और विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए या विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यह कलिंग पुरस्कार है जो दिया जाता है। कब से? 1952 से। किसके द्वारा? यह यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अगली क्वेश्चन है, 3-4 है, ज्यादा है नहीं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगला है, अगला क्या है? इवान, है ना, पाब्लो। कौन व्यक्ति हैं? इवान पाब्लो। तो कौन से क्षेत्र के लिए, है ना, इन्हें क्या किया गया है, मतलब किस लिए इन्हें जाना जाता है? सिंपल सी है, यह है जो क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, इस रूप में इन्हें जाना जाता है। अभी के हिसाब से यह इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, थॉमस कप किससे संबंधित है? याद रखेंगे यह थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है और थॉमस कप पहली बार इंडिया 2022 में है जो जीता है, इंडोनेशिया को हरा करके। और इंडोनेशिया जो है कुल मिलाकर करके आपको 14 बार जीता है ना। इंडोनेशिया कितना बार? 14 बार आपको जीता है ना। किस चीज को? थॉमस कप को, यहाँ ध्यान रखेंगे। अच्छा, वही देखेंगे बैडमिंटन के संदर्भ में महिलाओं से संबंधित जो है, जैसा थॉमस कप होता है वैसा ही उबेर कप होता है महिलाओं के लिए, और इसे जीता है 2022 में साउथ कोरिया ने, इसे चाइना को हरा कर करके। तो मेल के बैडमिंटन में थॉमस कप और फीमेल के बैडमिंटन में होता है उबेर कप, ठीक है। थॉमस कप जीता है इंडिया, है ना, इंडोनेशिया को हरा करके। उबेर कप जीता है कौन? साउथ अफ्रीका, चाइना को हरा करके। पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? यह है जो आपका नई दिल्ली में, आपको 1900 कब हुआ था बताइए? 50, 51, 52 कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1951 में शायद हुआ था, ठीक है, 52 में। 1951 बोल रहा है। 1951 वही मेरे दिमाग में भी 1951 भी है। अगला देखिए, आपका संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है आपका, है ना, रन ग्राडो है, जो कि आपका नॉर्थ कोरिया में पड़ता है, ठीक है, जो कि किसी काम का जनरली होगा ही। लेकिन आपसे अभी पूछा जाएगा कि बताइए संसार का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, याद रखेंगे, है ना, आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है, जिसे पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। अगला देखिए, प्रकाश पादुकोण जो है कौन से क्षेत्र से प्रसिद्ध है ना, यह किनकी, यह जो है आपके कौन से पादुकोण की पिताजी हैं? पादुकोण के, दीपिका पादुकोण, हाँ, दीपिका पादुकोण के या क्या है पिताजी, ठीक है। और इनका संबंध किससे है ना, इनका संबंध है जो आपका बैडमिंटन से देखने को मिलेगा। इसके बाद है जो आपका अगला है डुरंड कप, है ना। डुरंड कप तो अंड जैसा, इसे याद रखेंगे, यह डुरंड कप है जो आपका फुटबॉल से संबंधित है। यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, जिसकी स्थापना 1888 में करी गई थी। और इस बार जो जीता है, यानी पिछली बार जो जीता है, यह बेंगलुरु एफसी जीता है, मुंबई को हरा कर करके। और 2023 में जो होने हैं, यह असम और वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। तो यह याद रखना है, डुरंड कप, है ना। फिर थॉमस कप, ये सब है जो आपको ध्यान में रखने हैं। खेल से देखिए कि कई सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फिर लिम्बाराम जो है कौन से खेल से संबंधित हैं? तो लिम्बाराम का संबंध है जो आपको तीरंदाजी से मिलेगा। यह है जो आपका 1992 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, इसमें है जो यह क्या थे? गोल्ड मेडलिस्ट थे, ठीक है। तो इस प्रकार से है जो हम लोगों ने मेन जो भी थे, कुछ क्वेश्चन को छोड़ कर करके, है ना, लगभग क्वेश्चन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया, ठीक है। और यहाँ से आगे की दिशा दशा है जो आपकी तय हुई, ठीक है। तो इत्मीनान से आपने कई सारी चीजों को सुना, तो कई सारी चीजें अब आपके दिमाग में चलने लगी होगी और आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा आने लगा होगा कि हाँ, बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रही है, जो हम पढ़ते हैं वही क्वेश्चन पूछ रही है। तो आपको कॉन्फिडेंट, है ना, होने हैं, कॉन्फिडेंस रखने हैं अपने प्रति कि आप जो पढ़ रहे हैं, है ना, बड़ा ही काम का चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हाँ जरूरत है कि अपनी मेहनत को और थोड़ा सा क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, ताकि कंपटीशन में, है ना, आप आगे हो पाए, ठीक है, आगे हो पाए, ठीक है। तो खुद पे रखना है भरोसा और चीजों को हमें कवर कर करके अगले जितने भी दिन बचे हैं उसमें आपको जाने। चलिए तो फिर, है ना, मिलते हैं हम अगली क्लास में। कल होगी आपकी क्या, कल टिप नंबर 2 को है जो बनाया जाएगा। अब बाकी फिर सुबह में तो आप पीछे से बना ही रहे, ठीक है। तो इधर से है जो बनाते जाएंगे, साथ में डिस्कशन इधर से चलता चले जाएगा, ठीक है, चलता जाएगा।
तो इससे चीजें अपने आप कंप्लीट होती जाएगी। चलिए तो फिर मिलते हैं हम, है ना। तो वह वाली